और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर। तो वो घूम जाते हैं कि मैम कैसे बनेगी केमिकल इक्वेशन। अरे कोई बात नहीं, शुरुआत तो अभी हुई है। 2x मास है, रिएक्शन के पहले हमारे पास 2x मास है, तो एग्जैक्टली 2x मास ही हमें कहाँ मिलेगा? रिएक्शन के बाद भी। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस को बोल के बताते हुए, हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड दैट इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस को बोल के बताते हुए ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर हम केमिकल रिएक्शन को लिखने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए केमिस्ट्री में हमारे पास दो ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ही क्विकली लिख सकते हैं, बहुत ही कम समय में लिख सकते हैं। और वो दो मेथड्स होते हैं वर्ड इक्वेशंस एंड केमिकल इक्वेशंस। वर्ड इक्वेशन में हम रिएक्शन को लिखते हैं वर्ड्स में, और केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन में इन्वॉल्व जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके हम सिंबल्स एंड फॉर्मूले लिखते हैं। और आज उन्हीं केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करना सीखेंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखती कैसी है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते ही क्यों हैं। भाई आज हम एक पूरा लेक्चर ही डेडिकेट कर रहे हैं ये सीखने के लिए कि केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग कैसे होती है। अरे पर क्यों होती है ये भी तो पता करना ज़रूरी है ना। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको वो बताऊंगी, और फिर जा करके हम इक्वेशंस को फाइनली बैलेंस करना सीखेंगे। तो कुछ इस तरीके से आज के इस पूरे लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अब शुरू करें, आ जाओ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसी दिखती है। तो आ जाओ बताती हूँ। तो इसके लिए ना हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा, एक सैम्पल रिएक्शन लेनी होगी। अरे तभी तो उसकी इक्वेशन बनेगी ना। तो देखो रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रही है कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और मेरे पास क्लोरीन गैस है। मतलब मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं। और जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो नया सब्सटेंस बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है। रिएक्शन आपको समझ में आ गई? मैं काम करती हूँ, इसको मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको स्टार्टिंग से ही सब कुछ क्लियर होता जाए। तो रिएक्शन में हो क्या रहा है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है क्लोरीन गैस के साथ। क्या बनाने के लिए? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, लिखने में ही 1 घंटा लग गया। वो भी सोचो इतनी छोटी सी रिएक्शन है, इसको लिखने में इतना टाइम लग गया। कोई अच्छी कॉम्प्लेक्स बड़ी रिएक्शन होती तो उसको लिखने में तो 1 साल लग ही जाता। तो इसीलिए बेटा वर्ड इक्वेशंस हमें चाहिए होती हैं, इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं। चलो अब रिएक्शन आपके सामने। अब मैंने आपसे बोला कि बेटा ज़रा मुझे इसी रिएक्शन की फटाफट से एक वर्ड इक्वेशन बना करके बताओ। तो अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं है। अरे पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं ये बता चुकी हूँ कि एक वर्ड इक्वेशन का क्या मतलब होता है, एक केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है। तो वो बच्चा जिसने पिछला लेक्चर नहीं लगाया है वो डायरेक्टली आकर के ये लेक्चर देख रहा है। बेटा मेरी बात सुनो, अभी के अभी तुम इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो, तुम जा करके पहले पिछला लेक्चर लगाओ। जब वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाए इसके बाद में आकर के तुम ये वीडियो देखना कंटिन्यू करना, क्योंकि तभी तुम्हें दोनों ही लेक्चर्स की कहानी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तुम दोनों ही लेक्चर्स की कहानी को रिलेट कर पाओगे मुन्ना। ठीक है, चलो। हाँ तो अब एक काम करो, फटाफट से ये रिएक्शन जो है बेटा तुम इसकी वर्ड इक्वेशन बना लो। तो ठीक है, तुम भी बनाओ, मैं भी बनाती हूँ, देखते हैं किसकी गलत होती है। तुम्हारी होगी, मेरी तो होगी नहीं गलत। चलो बनाओ वर्ड इक्वेशन।
तुम भी बनाओ, मैं भी बना लेती हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें रिएक्टेंट्स के मतलब वर्ड इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टेंट्स के नाम लिखने होते हैं। और बेटा सिर्फ रिएक्टेंट्स के ही नाम लिखने, कुछ और कहानी नहीं लिखनी है। कौन है अपने रिएक्टेंट्स इस रिएक्शन में? हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है। तो फटाफट से क्या करो, इनके उठा करके नाम लिख दो। और कहाँ लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस, दूसरी कौन है? क्लोरीन गैस। ओके, लिख दिए, रिएक्टेंट्स के नाम लिख दिए, कुछ और तो नहीं लिखा तुमने कहानी? गुड। मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम लोगों ने और कोई कहानी नहीं लिखी होगी, बस रिएक्टेंट्स के नाम लिख दिए होंगे, वो भी कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब एक काम करो फटाफट से, भाई नियम यही बोलता है कि तुम्हें इनके बीच में क्या करना है, रिएक्टेंट्स के बीच में, उनके नाम के बीच में तुम्हें क्या कर देना है? एक प्लस का साइन लगा देना है, क्योंकि प्लस आपको ये बताएगा कि ओह ये रिएक्टेंट्स हैं, प्लस ये बताएगा कि ओह इनके बीच में क्या हो रही है? आपस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलो इतना कर दिया। अब नियम क्या बोलता है कि भाई रिएक्टेंट्स के अगर तुम लोगों ने नाम लिख दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो अब ऐसे ही जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनके भी नाम लिख दो, लेकिन कहाँ? राइट हैंड साइड में। और यहाँ पर जो अपने पास रिएक्शन चल रही है या जो रिएक्शन हुई है उसमें तो केवल एक ही बन रहा है प्रोडक्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो क्या करो फटाफट से अब इसका भी नाम लिख दो, कहाँ? राइट हैंड साइड में। तो ये मैंने लिख दिया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का नाम, ठीक है। अब बस एक ही चीज करनी रह गई है, क्या? गैस करो, गैस करो, गैस नहीं सोचो, कल ही पढ़ाया, मतलब पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया है। अरे एरो लगाना है, कुछ खाली खाली नहीं दिख रहा है, उसको भरो ना बेटा, एरो लगा दो। ये मत बोलना, मतलब ये मत बोलना कि मैम एरो लगाना हम भूल गए, खा गए हम एरो, भूख लगी थी तो एरो खा गए। बेटा भूख लगी है तो दाल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, चावल खाओ, मम्मी का दिमाग खाओ, लेकिन एरो मत खाओ, भूलना नहीं है, वो लगाना है, ठीक है। अच्छा हाँ, एरो लगाने का भी तरीका आप बोलोगे कि मैम हम तो एरो वैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे, माय लाइफ माय रूल्स। नहीं, एरो लगाने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? देखो एरो के ना दो पार्ट्स होते हैं, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर भी रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर का। एरो के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका हेड होता है और एक उसकी पूंछ यानी कि टेल होती है। तो नियम ये बोलता है कि एरो का हेड आना चाहिए कहाँ? प्रोडक्ट्स की तरफ, और टेल आनी चाहिए रिएक्टेंट्स की तरफ। तो तुम्हारी मजबूरी बन जाती है कि तुम्हें क्या करना है, एरो जो है वो ऐसे ही बनाना है कि उसका हेड आना चाहिए कहाँ? प्रोडक्ट्स की तरफ, और टेल आनी चाहिए रिएक्टेंट्स की तरफ। मजबूरी है तुम्हारी बेटा, नियम फॉलो करने पड़ते हैं, क्या करोगे जीवन में अगर नियम फॉलो नहीं करे तो। एनीवेज ये लो, ठीक है, बन गई। अरे हंसते हंसते क्या हुआ है, मजाक मजाक में, बातों ही बातों में वर्ड इक्वेशन बन गई है अपनी अबव रिएक्शन की। आई होप तुम सब बच्चों ने भी ऐसी ही बनाई होगी। तो जिसने ऐसी बनाई है बल्ले बल्ले, शावा शावा, और जिसकी कुछ अलग बनी है वो देखो गलती कहाँ हुई है, ठीक है, करेक्ट करो व्हाटएवर। चलो अब आएगी मजे, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें इसी से बनानी है क्या? रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन भी। अब आएगी मजे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में उनके फॉर्मूले ही पता नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो घूम जाते हैं कि मैम कैसे बनेगी केमिकल इक्वेशन। अरे कोई बात नहीं, शुरुआत तो अभी हुई है, बहुत ही इजी रिएक्शन से हमने शुरुआत करी है बेटा। कोशिश करके देखो, बन जाएगी तुमसे इसकी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और चिंता मत करो, फॉर्मूले अगर बनाने नहीं भी आते हैं तो डरने की तो बात है ही नहीं, मैं हूं ना। हर कंपाउंड का तुमको मैं फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, ट्राई करना पड़ेगा, एफर्ट्स अल्टीमेटली आपको ही लगाने पड़ेंगे। मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है, ठीक है। चलो अब फटाफट से क्या करो बेटा, इसकी केमिकल इक्वेशन मुझे बना करके दिखाओ। तुम भी बनाओ, मैं भी बना लेती हूँ। हाइड्रोजन, देखो बाकी जो नियम होता है ना, बाकी जो नियम होते हैं, माना कि एक केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके हम सिंबल्स लिखते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो बाकी नियम है जो अपन वर्ड इक्वेशन में फॉलो करते हैं,
वो यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे, वो तो सेम ही रहेंगे, है ना। कि रिएक्टेंट्स कहाँ लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, उनके बीच में बाकायदा आप क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे। जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप कहाँ लिखोगे, राइट हैंड साइड में लिखोगे, उनके बीच में भी आपको क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, एरो लगाना है ना। तो बाकी नियम तो वही के वही रहेंगे, बस सिंबल्स एंड फॉर्मूले यहाँ पर हमें इस्तेमाल करने होते हैं। चलो भाई, तो हाइड्रोजन गैस की जगह पे मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ H2, क्लोरीन गैस की जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ Cl2, इनके बीच में प्लस का साइन, एरो। और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, बेटा इसका फॉर्मूला बनता है HCl। क्या बनता है, HCl। तो हाइड्रोजन गैस की जगह पे H2, क्लोरीन गैस की जगह पे Cl2 और ये जो अपना है ना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसका फॉर्मूला बन गया HCl। और देखो रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन, ये कुछ अजीब ही बन गया है प्लस का साइन, बेटा ठीक कर देती हूँ मैं। और एरो जो देखो बना दिया है हमने, एरो नहीं खाना है, बनाना है वो कंपलसरी है। अजीब सा बना है, टेढ़ा सा, टेढ़ा है पर मेरा है, पर कोई नहीं, इसको हम ठीक करेंगे। अब ठीक है, अभी भी खैर टेढ़ा ही है पर कोई बात नहीं, तुम्हें तो बात समझ में आ रही है ना। ओके, तो देखो क्या हुआ है, अपनी केमिकल इक्वेशन भी बन गई है। और देखो कितना कम टाइम लगा इसको लिखने में। इसको लिखने में मुझे ऑलमोस्ट आधा साल बीत गया था लिखते लिखते, और ये देखो आधे मिनट के अंदर मैंने लिख दी। ठीक है, तो ये बन गई केमिकल इक्वेशन। जिसकी बनी है ये केमिकल इक्वेशन, बल्ले बल्ले शावा शावा। और जिसकी नहीं बनी बेटा करेक्ट करो, देखो कहाँ गलती हुई है। हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर तुम्हें फॉर्मूला बनाना नहीं आया है तो आज सीख लो, क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, चलो बाकी ये तो पता ही होगा, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस ये तो पता ही होगा। चलो अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि यहां पर जो मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। दिस केमिकल इक्वेशन जो लिखी है तुम्हारे सामने, ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है यही नहीं पता, तो हमारे लिए तो अभी सब बराबर ही है, ये बैलेंस्ड भी है अनबैलेंस्ड भी यही है, अब्बा डब्बा सब चब्बा, हमारे लिए तो अभी सब कुछ बराबर ही बराबर है। तो मैं आपको बताती हूँ बेटा, फिलहाल ये जो आपकी इक्वेशन है ये है एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये है एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या आप इसको स्केलेटल, और आप इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हो। आप इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपने केमिकल इक्वेशन का ढांचा बना दिया है। स्केलेटन का मतलब ही क्या होता है, ढांचा। भाई हमारे अंदर भी तो हड्डियों का ढांचा होता है ना, हमारे अंदर भी तो स्केलेटन होता है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक और नाम क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कि आपने केमिकल इक्वेशन का ढांचा बना दिया है, अभी आपने उसको बैलेंस नहीं किया है। तो आप बोलोगे कि मैम अगर ये अनबैलेंस्ड है तो फिर बैलेंस्ड कैसी दिखेगी, मुद्दा तो वही है। तो आओ बताती हूँ, H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl, और ये बन गई आपकी शानदार सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक मिनट में लिख लूँ फिर साइड हो जाऊंगी, वरना तुम लोग बोलोगे कि मैम आप तो साइड ही नहीं हटती हो, दिखेगा क्या खाक। लो, ये बन गई तुम्हारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप बोलोगे कि मैम क्या मजाक है, ये तो है ऊपर वाली नीचे वाली सेम सेम ही तो है, ये क्या मतलब हुआ। आपने इसको अनबैलेंस्ड बोल दिया, आपने उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोल दिया ऊपर वाली को, और इसको नीचे वाली को आप बैलेंस बोल रहे हो। अरे एक जैसी तो है, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर Cl2, यहाँ पर भी Cl2, यहाँ पर HCl, यहाँ पर भी तो HCl ही है। मैम क्या फर्क है, अरे फर्क है, फर्क है। अगर मैं आपसे ऊपर वाली इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूं बेटा, अपने बीच में ना सवाल जवाब अभी चलेंगे, मैं सवाल पूछूंगी, तुम लोग उसके जवाब देने होंगे, और देख करके जवाब देना, ये नहीं कि मैम पता नहीं। अरे पता नहीं क्या, देखो और फिर जवाब दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है जिसको अभी मैं बोल रही हूं कि ये अनबैलेंस्ड है, तो जरा मुझे बताओ कि ये ऊपर वाली इक्वेशन में
तुम्हें हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में? देखो मेरी बात सुनो बेटा, इस पूरी केमिकल रिएक्शन में तुम्हारे पास दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। और कोई तीसरा एलिमेंट है क्या यहां पर? नहीं ना, सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन, बस यही दोनों एलिमेंट्स हैं। तो इन्हीं के एटम्स, इन्हीं दोनों एलिमेंट्स के एटम्स तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में भी मिलेंगे और राइट हैंड साइड में भी मिलेंगे। कॉमन सेंस है ये तो, कि दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं एक रिएक्शन में, तो उन दोनों ही एलिमेंट्स के एटम्स तुमको लेफ्ट हैंड साइड में भी मिलेंगे और राइट हैंड साइड में भी मिलेंगे, है ना। देखो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी क्लोरीन। तो अब मेरा सवाल यह है बेटा कि इस इक्वेशन में तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? तो तुम क्या बोलोगे कि मैम देखो H के नीचे उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। बहुत बढ़िया। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा इसी इक्वेशन में ये बताओ कि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? तुमने लेफ्ट हैंड साइड में बोला कि मैम देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन में हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। बहुत बढ़िया। और यही अब मैं तुमसे पूछूं कि राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं लिखा, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं लिखा। बेटा अगर कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो अंडरस्टूड होता है कि वहां क्या है? 1 है। अगर कोई नंबर नहीं है केमिस्ट्री में तो मान के चलो कि वहां पर क्या है? 1 है। कोई नंबर तुमको आजू बाजू दिख रहा है? हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर तुम्हें कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसके सामने कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या कि वहां पर है 1। इसका मतलब क्या कि राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन में हाइड्रोजन का केवल एक ही एटम है। यहां पर 2 हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं हाइड्रोजन के एटम्स। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के बेटा देखो 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में एक ही है। बड़ी नाइंसाफी है भाई। अच्छा दूसरा तुम्हें मैं एक और समझाती हूं बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसी इक्वेशन में मुझे जरा ये बताओ कि क्लोरीन के कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में? इसी इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में मुझे ये बताओ कि क्लोरीन के कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप क्या बोलोगे कि मैम देखो क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 2, यानी कि यहां पर क्लोरीन के हैं 2 एटम्स। कहां? लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर तुमसे मैं पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि क्लोरीन के कितने एटम्स हैं इसी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में, तो क्या बोलोगे कि मैम आप इन्हें बोला कि यहां पर कोई नंबर नहीं, इसका मतलब यहां पर क्या है? नंबर 1 है। नंबर 1 क्या बता रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन का एक एटम है और क्लोरीन का भी एक ही एटम है। तो यार ये तो बहुत मतलब गड़बड़ वाली बात हो रही है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है और एक ही एटम कहां है? राइट हैंड साइड में है। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में केवल एक ही एटम है। ये हिसाब तुम्हें समझ में आया ऊपर वाली इक्वेशन का? अब तुम आओ कहां? नीचे वाली इक्वेशन, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। अब अगर तुमसे मैंने बोला कि बेटा बता कि इस नीचे वाली केमिकल इक्वेशन में, जिसको कि मैंने डब्बे के अंदर पैक किया हुआ है, जरा मुझे बताओ कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? तो आप बोलोगे कि मैम यहां पर देखो इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 2, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स। कहां? लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर मैं पूछूं कि बता मुझे कि राइट हैंड साइड में कितने हैं एटम्स हाइड्रोजन के, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम यहां पर देखो यहां पर नंबर लिखा हुआ है 2। ये 2 नंबर का मतलब क्या है? कई बार बच्चे ब्लंडर करते हैं। मेरी बात सुनो बेटा, 2HCl ये लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है, देख लो, चेक कर लो, यही लिखा हुआ है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम हाइड्रोजन के बगल में लिखा हुआ है नंबर 2। इसका मतलब क्या कि यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं एटम्स? 2 एटम्स हैं। यहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। पहले वाली इक्वेशन में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था, तो हमने मान के चला कि वहां पर क्या है? 1 लिखा हुआ है। अब यहां पर नंबर लिखा हुआ है 2, तो बच्चे बोलते हैं कि मैम हाइड्रोजन के बगल में लिखा हुआ है 2, इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। बिल्कुल सही बात है। और वहीं अगर मैं बच्चों से पूछ लूं कि बेटा क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, तो बच्चे बोलेंगे कि मैम एक ही है। अरे क्यों एक ही है? बच्चे बोलते हैं कि मैम ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन के बगल में लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के बगल में है इसलिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। क्लोरीन के बगल में तो कोई नहीं है, मतलब
कोई नहीं, मतलब क्या हाइड्रोजन तो है लेकिन उसके बगल में तो कोई वो नंबर नहीं लिखा है, तो वहां पर तो क्लोरीन का एक एटम होगा। नहीं, ये जो यहां पर नंबर लिखा हुआ है ना बेटा, एक्चुअली इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। इस नंबर को अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो नंबर है ये सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर नहीं बढ़ाता है बेटा। ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है ना, ये HCl का क्या है? एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब तुम लोग समझते हो ना, 9th में पढ़ के आए हो कि एटम्स का जो ग्रुप बनता है उसी ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब एक मॉलिक्यूल में बेटा 2 एटम्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा एटम्स। जैसे कि मान लो कि यहां पर जो तुमको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है उसमें 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है। मैं एक और मॉलिक्यूल ले रही हूं, ठीक है, जिसमें तुम्हें 3 एटम्स मिलेंगे। ये देखो, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक मॉलिक्यूल। यहां पर तुम्हें 3 एटम्स मिलेंगे, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के, 3 हो गए। एक और एग्जांपल ले लो, ये नाइट्रिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। यहां पर देखो, यहां पर तुमको कितने सारे एटम्स मिल रहे हैं। एक मिल रहा है हाइड्रोजन का, नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में एक एटम है हाइड्रोजन का, एक है नाइट्रोजन का और 3 है ऑक्सीजन के। ये लो C6H12O6, ये क्या है बेटा? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। और जरा देखो उसमें कितने सारे एटम्स हैं, कार्बन के ही 6 हैं, ऑक्सीजन के ही 6 हैं और हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, हमें तो बस ये फर्क पड़ता है कि हाँ, जहां एटम्स का एक ग्रुप बना उसी ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? इसको मैं हटाती हूं। ये क्या है? ये एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे ही लिखने देती हूं, ये काम आएगा अपने आगे। ओके, हाँ, तो ये क्या है? HCl का एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में 2 एटम्स आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए बेटा, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एटम्स ग्रुप बना रहे हैं मिल करके, अगर एटम्स मिलकर के ग्रुप बना रहे हैं यानी कि मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल में जो आने वाले एटम्स है ना बेटा, कृपा करके उनको अलग अलग मत करो। मतलब क्योंकि देखो सीधी सी बात है ना, यहां पर हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, ये मिल करके क्या कर रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो आप इनको अलग अलग करने के ऊपर क्यों तुले हुए हो? कि आपने बोला कि मैम यहां पर जो 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर क्या बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। अरे नहीं यार, हाइड्रोजन का एटम अभी जुड़ा हुआ है क्लोरीन एटम के साथ, तभी तो क्या है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना है, इनका एक मॉलिक्यूल बना है भैया। ये समझ लो कि ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, दूसरे का हाथ पकड़े हुए, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड बनने के कारण क्या है? इनका मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो जो 2 नंबर लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर नहीं बताएगा, ये उस मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन है उसके भी एटम्स का नंबर बताएगा। तो ये 2 नंबर, आप ये नहीं बोलोगे कि मैम हाइड्रोजन के बगल में 2 लिखा हुआ है तो केवल उसके 2 एटम्स हैं। नहीं, ये 2 नंबर जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये एक मॉलिक्यूल के बगल में लिखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल के बगल में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, कुछ भी क्यों ना हो, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उस मॉलिक्यूल में, उन सारे ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर ये बताएगा। उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर ये कोफिशिएंट बताएगा। तो इससे तुम क्या समझे कि अगर यहां पर लिखा हुआ है 2 नंबर, इसका मतलब क्या कि 2 यहां पर एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 2 ही एटम्स हैं क्लोरीन के भी। अलग अलग मत करो, बुरा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, मान लो कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है 3, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक मॉलिक्यूल है और उसके बगल में मैंने लिख दिया नंबर 3, ये क्या है? कोफिशिएंट है। अब अगर तुमसे मैं पूछूं कि जरा बताओ मुझे कि यहां पर कार्बन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो तुम क्या बताओगे कि मैम जो 3 नंबर लिखा हुआ है ये कार्बन के बगल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पर कार्बन के 3 एटम्स हैं। बहुत सही। और अगर तुमसे मैं पूछूं कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम ऑक्सीजन के बगल में लिखा हुआ है 2, तो यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। नहीं, मैंने क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल के बगल में जो नंबर लिखा होता है,
ध्यान से सुनो, फ्रेम कर लो अपने दिमाग में कि एक बेटा ये बैलेंसिंग के टाइम पे ना काम आती हैं चीजें, प्लीज उसको ध्यान से सुनो कि एक मॉलिक्यूल के बगल में जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर क्या करता है, उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका नंबर बताता है। तो माना यहां पर मैंने ऑक्सीजन के नीचे लिखा हुआ है नंबर 2, लेकिन यहां पर नंबर 3 भी तो लिखा हुआ है ना। तो आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, मान लिया कि यहां पर 3 है यहां पर 2 है, तो इनके बीच में क्या होगा, प्लस होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मैं बता देती हूं बेटा, ऊपर नीचे वाले जो नंबर होते हैं इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है। ये ऊपर नंबर है, ये नीचे नंबर है, तो इनके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। लिख लो अपनी नोट्स वाली कॉपी में कि ऊपर नीचे वाले नंबर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 2 6, तो यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ जाएंगे बेटा, 6 एटम्स आ जाएंगे। कार्बन के 3, ऑक्सीजन के 6। ठीक है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है नाइट्रिक एसिड का, यहां पर मैंने लिख दिया नंबर क्या, 4। तो अब जरा मुझे ये बताओ कि 4 ये जो नंबर है, जो कोफिशिएंट है, ये लिखने के बाद जरा मुझे यहां पर बताओ कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। तो आप बोलोगे कि मैम यहां पर नंबर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। और हाइड्रोजन के अगर हम सबस्क्रिप्ट में देखें, जैसे कि ऑक्सीजन के नीचे देखा तो यहां पर नंबर 2 लिखा हुआ था, हाइड्रोजन के अगर नीचे देखेंगे सबस्क्रिप्ट में तो कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या, वहां पर अंडरस्टूड है कि 1 है। तो 1 4 सा कितना होता है, 4, यानी कि हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि यहां पर नाइट्रोजन के कितने एटम्स है, तो तुम क्या करोगे, 4, और नाइट्रोजन के बगल में कोई नंबर नहीं, इसका मतलब वहां पर 1 है, तो 4 1 से कितना होगा, 4, यानी कि यहां पर भी नाइट्रोजन के हैं 4 एटम्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि नाइट्रिक एसिड का ये एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया है HNO3 और उसके बगल में लगा दिया हमने कोफिशिएंट कितना, 4, नंबर 4। अब ये 4 नंबर से बताओ कि यहां पर अभी टोटल कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, कितने नाइट्रोजन के एटम्स हैं और कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो तुमने बोला कि मैम हाइड्रोजन के बगल में कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। तो जैसा कि हमने देखा कि ऊपर नीचे वाले नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1 4 सा कितना होता है, 4, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। नाइट्रोजन के नीचे भी कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो 1 4 सा कितना होता है, 4। इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के भी 4 एटम्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो तुम क्या बोलोगे, मैम उसके नीचे तो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ है 3, एग्जैक्टली। अब ये ऊपर नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 3 सा कितना होता है, 12, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन के हैं 12 एटम्स। क्लियर हुआ फंडा। तो कुछ इस तरीके से बेटा मॉलिक्यूल के बगल में जो कोफिशिएंट रखा जाता है, जो नंबर रखा जाता है, वो इस तरीके से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का नंबर बताता है। तो यहां पर जो हमने 2 कोफिशिएंट नंबर लिखा है, कोफिशिएंट लिखा है, नंबर लिखा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहां पर ना सिर्फ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, भाई HCl क्या है, मॉलिक्यूल ही तो है ना। तो यहां पर 2 नंबर क्या बता रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और क्लोरीन के भी कितने हैं, 2 एटम्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, राइट हैंड साइड में भी 2 हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के देखो 2 एटम्स थे। आप बोलोगे कि मैम ये आपने कैसे किया, भाई यहां पर तो कोई नंबर लिखा नहीं। मैं वही तो बोल रही हूं, केमिस्ट्री में अगर कहीं कोई नंबर नहीं लिखा होता तो अंडरस्टूड होता है कि वहां पर क्या है, 1 है। तो मान लो कि यहां पर 1 1 नहीं लिखा है, चलो मैं लिख देती हूं। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स, तो तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन के 2 1 2, क्लोरीन के 2 1 2, होगा ना 2 एटम्स, बस वही तो बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स, राइट हैंड साइड में भी 2 हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के 2 एटम्स, राइट हैंड साइड में भी हो गए। यानी कि यहां पर इस रिएक्शन में 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और दोनों ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर क्या हो गया है, बराबर बराबर हो गया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस्ड। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब यही होता है बेटा, वो ऐसी ही दिखती है कि जितने भी एलिमेंट्स उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, सारे ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बराबर बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तब जाकर के इक्वेशन क्या कहलाती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ऊपर वाली को देखो जो कि अनबैलेंस थी, जिसे हम बोल रहे थे
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यहां पर ऐसा नहीं था। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर ज्यादा था, यहां पर 2 यहां पर 2, और राइट हैंड साइड में देखो एक एक थे एटम्स, हाइड्रोजन का भी और क्लोरीन का भी। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कि इन्वॉल्व सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बराबर बराबर हो, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, उसी को हम बोलते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई बात समझ में? इतना पल्ले पड़ा। चलिए अब सवाल ये उठता है कि मैम आ गया समझ में, केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस कब बोलेंगे? जब उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बराबर बराबर हो, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो बोलेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि मैम इक्वेशन को बैलेंस करना ही क्यों पड़ता है? तो अब मेरी बात सुनो मुन्ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था केमिस्ट्री में, 3rd चैप्टर में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में प्रोबेबली तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मासेस कंजर्व्ड रहते हैं, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो नया मास ना ही बनता है ना ही पुराना मास डिस्ट्रॉय होता है, मास क्या होता है? कंजर्व्ड रहता है। और आसान शब्दों में सुन लो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि रिएक्शन के पहले आपके पास जितना मास है एग्जैक्टली ही उतना ही मास आपको मिलता है कहां? रिएक्शन के बाद भी। मान लो कि रिएक्शन के पहले हमारे पास 2x मास है, रिएक्शन के पहले हमारे पास 2x मास है, तो एग्जैक्टली 2x मास ही हमें कहां मिलेगा? रिएक्शन के बाद भी। प्लीज समझो इस चीज को, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसी दिखती है, उसका क्या मतलब होता है, तुमको मैंने समझा दिया है। अब अगला सवाल यही था ना कि इक्वेशन को आखिर बैलेंस कर क्यों रहे हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है मासेस कंजर्व्ड रहते हैं, ना नया मास बनेगा ना पुराना वाला मास डिस्ट्रॉय होगा, मासेस कंजर्व्ड रहेंगे, यानी कि रिएक्शन के पहले आपके पास जितना मास होता है एग्जैक्टली उतना ही मास आपके पास रिएक्शन के बाद भी होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया कि अगर रिएक्शन के पहले 2x मास है तो रिएक्शन के बाद भी आपके पास 2x मास ही आएगा। ये नहीं कि x मास आया मास कम हो गया, ये नहीं कि 3x मास आ गया मास बढ़ गया, नहीं, अगर 2x मास पहले है तो 2x मास बाद में भी होगा, रिएक्शन के बाद में भी होगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद का मतलब, ये तो हमें पल्ले पड़ गया कि जितना मास रिएक्शन के पहले है उतना ही रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए, लेकिन ये पहले बाद ये क्या मतलब है? मैं बताती हूं बेटा, आप मुझे बताओ कि इससे पहले कि रिएक्शन शुरू हो हमारे पास क्या होते हैं? जैसे कि मान लो अपन ने ये वाली एग्जांपल लिए, मतलब ये अपन ने रिएक्शन का एग्जांपल लिया है कि हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, रिएक्ट कर रही है, क्या बन रही है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है। अपन ने एग्जांपल लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मान लो कि फिलहाल अभी तक इनके बीच में रिएक्शन हुई नहीं है, अभी रिएक्शन हुई नहीं है, तो रिएक्शन के पहले आपके पास क्या है? तो आप बोलोगे कि मैम रिएक्शन के पहले तो रिएक्टेंट्स ही होते हैं। एग्जैक्टली, रिएक्शन के पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स ही होते हैं। जब वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्शन हो जाती है, इसके बाद में हमारे पास क्या आते हैं? प्रोडक्ट्स आते हैं। तो रिएक्शन के पहले आपके पास क्या होते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स होते हैं। यानी कि रिएक्शन के पहले आपको लेना है क्या? रिएक्टेंट्स का मास। और जब रिएक्शन हो जाएगी, जब प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, फिर आपको क्या करना है? लेना है प्रोडक्ट्स का मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और आसान शब्दों में मैं आपको समझा देती हूं कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो जितना आपके पास रिएक्टेंट्स का टोटल मास होता है एग्जैक्टली उतना ही टोटल मास आपको प्रोडक्ट्स का भी मिलना चाहिए। मास रिएक्शन के टाइम पर बेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ना नया मास आकर के ऐड होगा, मास कंजर्व्ड रहेगा। जितना मास रिएक्शन के पहले उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी, यानी कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट्स के टोटल मास के। कि ये जो आपने मान लो, चलो एक काम करते हैं, इसी को अपन जो है ना कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, और यहां पर क्या बन गई? HCl बन गई। अभी हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। अभी इसको बैलेंस अपन ने नहीं किया हुआ है, इसको अपन ने अनबैलेंस्ड ही छोड़ा हुआ है। चलो,
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होना चाहिए टोटल, कितना गंदा लिखा है मैंने, माफ करना, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के, कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास बराबर प्रोडक्ट्स के टोटल मास के। ये बराबर होना बेटा जरूरी है। अगर तो बराबर भी, देखो रिएक्टेंट्स और अगर प्रोडक्ट्स का मास बराबर बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, कि मान लो कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास, मान लो कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास था 2x और जो प्रोडक्ट्स आए उनका टोटल मास आया x। इसका मतलब है कि रिएक्शन के पहले आपके पास 2x मास था, रिएक्शन के बाद आपके पास x रह गया, मतलब कि रिएक्शन के टाइम पे x मास क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। या अगर रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना है 2x है, और रिएक्शन के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट्स आए हैं उनका टोटल मास कितना आया है, उनका टोटल मास आया है 4x। तो इसका मतलब क्या, कि यहां पर 2x मास क्या हुआ है, 2x मास यहां पर नया फॉर्म हो गया है। कि रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट्स का टोटल मास 2x है, प्रोडक्ट्स का टोटल मास कितना आ गया, x आ गया, मतलब x मास कम हो गया। या ये भी कंडीशन पॉसिबल है कि रिएक्टेंट्स का मास कितना है, टोटल 2x है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मास कितना आ रहा है, 4x आ रहा है। इसका मतलब रिएक्शन के टाइम पर 2x मास कहीं से आकर के ऐड हो गया, नया बन गया मास। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना, गुस्सा हो जाएगा कि यार ये क्या बात हुई, मैं तो लॉ हूं, मैं तो लॉ हूं, अरे मुझे भी तो कोई फॉलो कर लो, ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है मेरे साथ। मैं ये बोल रहा हूं कि रिएक्शन के टाइम पे मासेस कंजर्व्ड रहेंगे, ना नया मास बनेगा ना पुराना मास डिस्ट्रॉय होगा। जितना मास रिएक्शन के पहले है आपके पास उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी आना चाहिए। यानी कि अगर रिएक्टेंट्स का टोटल मास 2x है तो आपके पास प्रोडक्ट्स का भी टोटल मास 2x ही होना चाहिए। ये x 4x 3x 10x नहीं चलेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब आ जाओ, ये 2x 3x तो अपन ने बहुत करके देख लिया, ठीक है, ये 2x 3x तो अपन ने बहुत करके देख लिया। अब अपन एक्चुअल मास जो है वो निकालना सीखते हैं, उससे आपको शायद और बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर आपको यहां तक भी समझ में नहीं आए बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी आगे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के बेटा एक एटम का मास कितना होता है। अच्छा, अभी तो ये अपनी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड में बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम 2 एटम्स हैं, बहुत बढ़िया। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, बहुत बढ़िया। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन का एक ही एटम है, क्लोरीन का एक ही एटम है, ठीक है। अब अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रिएक्टेंट्स का टोटल मास निकालना है। रिएक्टेंट, देखो मेरी बात समझो बेटा, रिएक्टेंट के मास का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, लो कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लिया, मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है। ये बात बेटा आप 9th में पढ़ चुके हो, बस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूं। मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूल को जो बनाने वाले एटम्स हैं, सारे ही एटम्स का मास आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12U, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16U। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो अगर एक एटम का मास 16U है तो 2 का कितना हो जाएगा 32U हो जाएगा। और अब इन तीनों ही एटम्स के मासेस को आप ऐड कर दो, इन तीनों ही एटम्स के मासेस को आप ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 32U प्लस 12U 44U आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 44U क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास है। ये आपने सीखा होगा ना 9th में। तो मॉलिक्यूलर मास अपन कैसे निकालते हैं कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, सारे एटम्स के जो मासेस हैं उनको ऐड कर दो तो मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा, बस। अगर तुम्हें ये बात समझ में आई है बेटा, तो फिर तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगी कि रिएक्टेंट्स का यदि हमें टोटल मास निकालना है, रिएक्टेंट्स का यदि तुम्हें टोटल मास निकालना है तो तुम ये देख लो कि रिएक्टेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आपने बोला कि मैम रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन है और क्लोरीन एलिमेंट है, ठीक है।
ये भी देख लो कि उनके कितने कितने एटम्स हैं। तो आपने बोला कि मैम हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और क्लोरीन के 2 एटम्स है, बस इन्हीं एटम्स के मासेस को ऐड कर दो। रिएक्टेंट्स के टोटल मास का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो देखो, उन एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं वो देखो और उन सारे एटम्स के मासेस को जोड़ दो। तो अगर हाइड्रोजन के यहां पर आपको 2 एटम्स दिख रहे हैं, अरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स में एक एटम का मास कितना होता है 1U। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1U, तो 2 का कितना हो जाएगा 2U। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन के एक एटम का क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होता है, आपको नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ 35.5U। क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5U, तो 2 का कितना हो जाएगा 70U हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा 70U हो जाएगा। अरे 35.5 प्लस 35.5 70U हो जाएगा बस। तो रिएक्टेंट्स के टोटल मास का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं उन एटम्स का मास जोड़ दो। तो यहां पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों के 2-2 एटम्स हैं, तो दोनों के 2-2 एटम्स के जो मासेस हैं वो जोड़ दो। हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास 2U, क्लोरीन के 2 एटम्स का मास 70U। टोटल कर दो कितना हो जाएगा 70 प्लस 2U कितना आ गया 72U आ गया कि नहीं आ गया। तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना आया बेटा अपना 72U आया। अब क्या करो प्रोडक्ट्स का टोटल मास ऐड करो। प्रोडक्ट्स का टोटल मास क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स का होता है वही होता है प्रोडक्ट्स का भी, मतलब तरीका वही होता है निकालने का कि प्रोडक्ट्स में आपके पास जो जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की जितने जितने भी एटम्स हैं एटम्स का मासेस जोड़ दो। देखो प्रोडक्ट्स में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है। आपने बोला कि मैम हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, बहुत बढ़िया, 2 ही एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्ट में आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, आपने बोला मैम एक ही है, तो एक एटम का मास कितना होगा 1U। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा 1U, ठीक है। और आपने बोला कि मैम प्रोडक्ट में क्लोरीन एलिमेंट भी है और उसका भी एक ही एटम है, तो एक एटम का मास कितना होता है क्लोरीन के 35.5U, तो 35.5U ये जोड़ दो। तो 1 प्लस 35.5U कितना हो जाएगा 36.5U। ये क्या आ गया, ये आ गया प्रोडक्ट्स का टोटल मास। तुम लोग कॉन्सेप्ट समझे। रिएक्टेंट्स के टोटल मास का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की जितने भी एटम्स हैं सारे एटम्स का मास जोड़ दो। प्रोडक्ट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स जितने भी एटम्स हैं सबका मास जोड़ दो, तो वो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट्स का टोटल मास बन जाएगा। अब यहां पर देखो बेटा रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना आया 72U और प्रोडक्ट्स का टोटल मास कितना आया 36.5U। देखो कितना डिफरेंस है, देखो कितना डिफरेंस है। रिएक्टेंट्स का आ रहा है 72U और प्रोडक्ट्स का आ रहा है टोटल मास 36.5U। इसका मतलब क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रूठ जाएगा बिल्कुल नाराज फूफा की तरह कि भाई मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है घर में शादी हो रही है और दामाद की कदर ही नहीं है नाराज फूफा जी। वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी रूठ जाएगा कि भैया मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि जब भी रिएक्शन होती है मासेस कंजर्व्ड रहते हैं, कि रिएक्शन के पहले अगर आपके पास एक्स मास है तो रिएक्शन के बाद भी आपके पास एक्स मास ही आना चाहिए, ना नया मास बनेगा ना पुराना मास डिस्ट्रॉय होगा। और यहां पर जो हमने मासेस निकाला है बेटा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का टोटल वाला, उसके हिसाब से तो क्या समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि रिएक्शन के पहले आपके पास 72U मास था और रिएक्शन के बाद कितना रह गया 36.5U, यानी कि ऑलमोस्ट जो आधा मास है वो डिस्ट्रॉय हो गया। भाई इससे तो यही समझ में आया ना कि रिएक्शन के पहले आपके पास 72U मास था, क्योंकि रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना आ रहा है 72U और रिएक्शन के बाद यानी कि जो प्रोडक्ट्स है उनका टोटल मास कितना आ रहा है 36.5U। तो इससे तो ये समझ में आया ना कि रिएक्शन के दौरान क्या हुआ है, मास डिस्ट्रॉय हो गया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलेगा कि हे भगवान क्या जिंदगी है मेरी, मैं बोल रहा हूं कि मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा फिर भी मास डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ, तो अब नाराज फूफा को मनाना पड़ेगा। वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी मनाना पड़ेगा। यहां पर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना पड़ेगा।
लगाना पड़ेगा मतलब यहां पर हमें मासेस को कंजर्व करना पड़ेगा, यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का टोटल मास बराबर करना पड़ेगा। कि अगर रिएक्शन के पहले 72U है तो बाद में भी 72U ही होना चाहिए। वो कैसे होगा, दिमाग लगाओ। अब बारी आती है इक्वेशन को बैलेंस करने की। भाई सीधी सी बात है ना, रिएक्टेंट्स के मास को बनाने वाले हैं कौन? मैं आपसे पूछूं कि रिएक्टेंट्स के मास को बनाने वाले हैं कौन? आप बोलोगे एलिमेंट्स के एटम, सही बात है। प्रोडक्ट्स के भी बेटा मास को बनाने वाले कौन है? एलिमेंट्स के ही तो एटम्स हैं। तो अगर हमने क्या करना है, दोनों के ही मासेस को बराबर बराबर करना है, तो हमें इसके लिए प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना, यहां पर मास कम है भाई, प्रोडक्ट्स में मास कम मिल रहा है ना, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर कम है। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट्स का मास बना कौन रहा है? जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स ही। भाई हमने क्या किया बेटा, ये 36.5U कहां से आया? जो हमारे पास प्रोडक्ट आया उसमें जो दो एलिमेंट्स आए उनके जो रिस्पेक्टिव एटम्स का नंबर था, उन्हीं एटम्स के मासेस को तो हमने ऐड किया है ना। कि हाइड्रोजन का 1U, क्लोरीन एटम का 35.5U। हाइड्रोजन एटम का एक एटम का मास कितना हो गया? 1U। और क्लोरीन एटम मतलब क्लोरीन का एक एटम का मास कितना हो गया? 35.5U। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया? प्रोडक्ट का मास बन गया। तो अगर यहां पर मास कम आ रहा है, इसका मतलब क्या कि यहां पर प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके एटम्स का नंबर कम है। नंबर बढ़ाओ तो अपने आप क्या होगा, मास बढ़ेगा, बढ़कर के 72U हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए यहां पर हम लगा देते हैं कोफिशिएंट कितना? 2, नंबर 2। अब ये 2 नंबर क्या करेगा, ये 2 कोफिशिएंट क्या करेगा? प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इन दोनों ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बढ़ा देगा। कुछ देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि एक मॉलिक्यूल के बगल में अगर एक नंबर हम लगा देते हैं, एक कोफिशिएंट हम लगा देते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो जो नंबर है, वो जो कोफिशिएंट है, वो क्या करेगा? जिस मॉलिक्यूल के बगल में लगा हुआ है उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बढ़ाएगा। ये मत बोलना कि मैम हाइड्रोजन के बगल में लगा है तो सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर बढ़ेगा, नहीं। मॉलिक्यूल है ये, तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स का एटम्स का नंबर यहां पर क्या होने वाला है बेटा? बढ़ने वाला है। जैसे कि यहां पर बढ़ा था, यहां पर बढ़ा था, आई बात समझ में? तो यहां पर हमने क्या करा, नंबर लगा दिया, कोफिशिएंट लगा दिया 2। अब ये 2 कोफिशिएंट हमें क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट में भी अब हाइड्रोजन के हो गए हैं 2 एटम्स और क्लोरीन के भी हो गए हैं 2 एटम्स। अब जरा तुम क्या करो, निकालो यहां पर मास निकालो, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2U। क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5U, तो 2 का कितना हो जाएगा? 70U हो जाएगा। तो 2U प्लस 70U कितना हो जाएगा? 72U। बधाई हो। अब जाकर के टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर हुआ है टोटल मास ऑफ दी प्रोडक्ट्स के। यानी कि अब नाराज फूफा जी मान गए, रूठ हुए फूफा को मना लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहां पर हमने कर दिया अप्लाई। यही तो किस्सा था ना कि रिएक्शन के पहले जितना मास है उतना ही मास रिएक्शन के बाद में भी होना चाहिए, तो कर तो दिया प्रूफ। लेकिन वो कैसे किया? जब हमने रिएक्शन में इन्वॉल्व जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का नंबर बराबर बराबर करा, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। जब बराबर बराबर नहीं था तो देखो मास अलग अलग आ रहा था, और जहां हमने एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बराबर बराबर किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो क्या हुआ? देखो मासेस बराबर आ गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल हो गया। और ऐसा करने से हुआ क्या बेटा? अब अपनी इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का सिग्निफिकेंस यही होता है। शुरुआत हमने करी थी कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसी दिखती है, तो वो ऐसी दिखती है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ही क्या है कि इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर, सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बराबर बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में।
इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है भैया कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल हो जाता है, या बोल सकते हो कि जस्टिफाई हम कर देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि जितना टोटल मास रिएक्शन के पहले है एग्जैक्टली उतना ही टोटल मास कहां है? रिएक्शन के बाद में भी है। आ गई बात समझ में? एक और एग्जांपल ले ले। इतना पढ़ लिया है मालिक तो थोड़ा और सब्र रखो। यहां देखो, एक थोड़ी बड़ी इक्वेशन ले रहे हैं अपन, अभी के लिए इसको मैं छुपा दे रही हूं। अरे अरे या एक काम करो ना, चलो इसको ऐसे लिख लो। एक और बेटा इक्वेशन लिख करके अपन इसको समझ रहे हैं, ठीक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड, साथ में बन रहा है पानी और साथ में निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो पहली वाली रिएक्शन थी बेटा वो तो बहुत छोटी सी रिएक्शन थी, उसमें 2 ही एलिमेंट्स लग रहे थे, ठीक है? तो उससे तो हमने समझ ही लिया है। अब एक थोड़ी सी और बड़ी रिएक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको 4 एलिमेंट्स देखो नजर आएंगे। कार्बन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है और हाइड्रोजन है। देखो कार्बन दिख रहा है, कैल्शियम दिख रहा है, ऑक्सीजन 3 हो गए, हाइड्रोजन चौथा, 5वां क्लोरीन। 5 एलिमेंट्स है इसमें। आप बोलोगे मैम कितनी बड़ी, अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक आए हो ना पढ़ते पढ़ते, तो वैसे ही हमने शुरुआत बेसिक रिएक्शन से करी जिसमें 2 ही एलिमेंट्स थे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, एक ऐसी रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें कि 5 एलिमेंट्स हैं। हो क्या रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl के साथ में रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, पानी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ठीक है? चलो फिलहाल के लिए अपनी ये जो इक्वेशन है बेटा ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता चला? अरे तुम खुद भी पता कर सकते हो ना, इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं? जो भी एलिमेंट्स है तो मैं उनके एटम्स का नंबर देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में अगर बराबर बराबर होगा सारे। हाँ अच्छा, एक और चीज बच्चे बोलते हैं कि मैम एक एलिमेंट के एटम्स का नंबर बराबर बराबर कर देंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, एक रिएक्शन में बेटा जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, मेरी बात को समझना मुन्नो, एक रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जब तुम सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बराबर बराबर करोगे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तब जाकर के वो क्या कहलाएगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ये नहीं कि मैम एक का कर देते, नहीं, सारे एलिमेंट्स का। यहां पर देखो कैल्शियम का कोई यहां पर तुमको कोफिशिएंट दिख रहा है बेटा? बताओ मुझे। यहां पर तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बगल में यहां पर तुमको कोई दिख रहा है नंबर, कोई कोफिशिएंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहां पर क्या है? यहां पर है नंबर 1। क्या है यहां पर? नंबर 1। तो ये नंबर 1 क्या बता रहा है? जब कुछ ना हो तो नंबर 1 होता है, अंडरस्टूड है। ये नंबर 1 क्या बता रहा है कि इस मॉलिक्यूल में कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का भी एक ही एटम है और ऑक्सीजन के एक मत बोलना, क्योंकि उसके सबस्क्रिप्ट में देखो 3 भी लिखा हुआ है। तो ऊपर नीचे वाले नंबर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1 3 से कितना होता है? 3। तो यहां पर कैल्शियम का एक एटम है, ठीक है, कार्बन का भी एक एटम है और ऑक्सीजन के यहां पर 3 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में। आगे देखो HCl मॉलिक्यूल के बगल में कोई कोफिशिएंट तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वहां पर क्या है? 1 है। ये 1 क्या बता रहा है कि HCl के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का क्या है? केवल एक ही एटम है और क्लोरीन का भी एक ही एटम है। अब आओ राइट हैंड साइड में, क्या कैल्शियम क्लोराइड के बगल में मॉलिक्यूल में तुमको कोई कोफिशिएंट दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब मान लो कि यहां पर क्या है? 1 है। तो ये 1 क्या बता रहा है कि यहां पर कैल्शियम का केवल एक ही एटम है। क्लोरीन के ये मत बोलना कि मैम एक ही एटम है, नहीं। यहां पर देखो क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है नंबर 2।
यानी कि यहां पर क्लोरीन के राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। यहां पर तो देखो क्लोरीन का एक ही एटम था, यहां पर देखो 2 एटम्स हो गए। यहां पर देखो कोई नंबर है क्या मॉलिक्यूल के बगल में? नहीं, इसका मतलब क्या है? वहां पर 1 है। तो 1 क्या बता रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन के एक एटम है? नहीं, उसके सब्स्क्रिप्ट में देखो 2 एटम्स हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स। और ऑक्सीजन का आप बोलोगे कि मैम इसके तो नीचे कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 1 1 सा कितना होता है भाई? ऊपर नीचे वाला नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 1 1 1 सा 1। तो यहां पर ऑक्सीजन का है केवल एक एटम। अभी तक तो ऑक्सीजन का एक ही एटम दिख रहा है, शायद आगे जाकर के क्या हो, बढ़ जाए। आगे जाकर के जो है शायद बढ़ जाए। ठीक है, अभी तक तो हम एक ही एटम देख रहे हैं ऑक्सीजन का राइट हैंड साइड में। तो कैल्शियम का 1, क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के बगल में कोई कोफिशिएंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर भी क्या है? कोफिशिएंट 1 ही है। ये 1 क्या बता रहा है कि यहां पर कार्बन का एक ही एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के 1 into 2 2 एटम्स हैं। यानी कि हम ये लिख सकते हैं ना कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। अरे हम ये बोल सकते हैं ना कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 3 एटम्स में, यहां से आपको 2 मिल गए, यहां से आपको 1 मिल गया, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहां पर मैं इसको हटा करके यहां लिख देती हूं कि यहां पर ऑक्सीजन के हैं राइट हैंड साइड में 3 एटम्स। तो सारे जो 5 एलिमेंट्स थे, पांचों एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर अपन ने देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। और कैसे देखते हैं वो भी तुमको मैंने बता दिया कि अगर कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां पर कोफिशिएंट 1 है। और ऊपर नीचे वाला नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान रखना। तो कैल्शियम का यहां पर एक एटम, यहां पर भी एक ही एटम है। ठीक है, कार्बन का एक एटम, यहां पर भी एक ही एटम है। क्लोरीन के यहां पर देखो बेटा एक ही एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का यहां पर 3 एटम है, चलो यहां पर भी 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन का केवल एक ही एटम, यहां पर तो 2 है। इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स का नंबर बराबर बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। बाकी कैल्शियम देखो बैलेंस है ना, कैल्शियम का एक एटम, यहां पर भी एक एटम, कार्बन का भी एक ही एक एटम है, ऑक्सीजन के भी देखो 3 एटम्स यहां पर भी 3 एटम्स है। यानी कि पूरी 5 एलिमेंट्स में से सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन के ही ऐसे मतलब 2 एलिमेंट्स है जिनके एटम्स का नंबर बराबर बराबर नहीं है। आप बोलोगे कि मैम कोई बात नहीं, 5 में से 3 एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर तो बराबर बराबर है ना, काफी है। अरे काफी नहीं है भाई, काफी नहीं है। कैसे? आप एक काम करो, रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर करके देखो, आ रहा कि नहीं आ रहा। बराबर करके देख लो, उसमें क्या बड़ी बात है। या रुको, चलो करके देखते हैं, निकाल के देखते हैं क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा रिएक्टेंट्स का टोटल मास निकालो, यहां पे जगह नहीं है, आगे जाते हैं। रिएक्टेंट्स का टोटल मास निकालो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl है, निकालो इसका। कैल्शियम के एक एटम का मास होता है 40 U, कार्बन के एक एटम का 12 U और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 U। तो कितना हो जाएगा? कैल्शियम के एक एटम का मास 40 U, कार्बन के एक एटम का मास 12 U और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 U होता है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के देखिए 3 एटम्स हैं, तो 3 का मास कितना हो जाएगा? 48 U। तो 40 U, 12 U और 48 U, सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 10, 4 और 4 8, 9 10, 100 U। रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना आ गया बेटा? 100 U आ गया। अब ऐसे ही क्या करो, जो प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल मास निकालो, जो प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल मास निकालो। क्या क्या प्रोडक्ट्स थे अपने पास? कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम के एक एटम का मास 40 U, क्लोरीन के 2 एटम्स का मास, एक का मास होता है 35.5 U, 2 का कितना हो जाएगा? 70 U। हाइड्रोजन, ये पानी है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास 2 U, एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 U, कार्बन के एक एटम का मास 12 U और ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास 32 U। सबको उठा करके ऐड कर दो तो 70 U, 40 U, ठीक है,
2u 16u। अभी पहले इतना ऐड करो फिर अपन आगे का देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8 12 128u यहां पे हो गया, और 32u प्लस 12u कर दो, कितना हो जाएगा 44u। तो 44u प्लस 128 कितना हो जाएगा 172u। 172u बेटा मास आ रहा है, प्रोडक्ट्स का टोटल मास। सही निकाला ना, एक बार चेक कर ले यहां पे, नहीं तो पता चला गड़बड़ हो जाए। उतना ही आएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चलो ठीक है, तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास आ रहा है 100u, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल मास आ रहा है 172u। यानी कि भाई रिएक्टेंट्स के टोटल मास का मास कितना आ रहा है 100u, और प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास है वो कितना आ रहा है 172u। इसका मतलब क्या कि रिएक्शन के पहले आपके पास मास था 100u, और रिएक्शन के बाद कितना आ गया 172u। यानी कि रिएक्शन के दौरान नया मास आकर के ऐड हो गया, तभी तो रिएक्शन के बाद आपके पास ज्यादा मास आ रहा है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फूफा जी नाराज हो जाएंगे दोबारा से, उनको मनाना पड़ेगा। कैसे मनाएंगे बेटा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यहां पर जो है हम उठा के लगा देंगे कितना कोफिशिएंट 2, कोफिशिएंट 2। तो यहां पर कोफिशिएंट 2 लगाने से क्या होगा भाई, हमने पहले ही देख लिया था कि लेफ्ट हैंड मतलब रिएक्शन में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के एटम्स का नंबर बराबर बराबर नहीं है। तो जहां पर हमने ये लगा दिया कोफिशिएंट 2, ये कोफिशिएंट 2 क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों के ही एटम्स का नंबर बढ़ा रहा है। अब देखो यहां पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए हैं, और क्लोरीन के भी यहां पर अब 2 एटम्स हो गए हैं। अब निकालो जरा रिएक्टेंट्स का टोटल मास। ऑलरेडी अपना कितना आ गया था, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आया था, कहां गया, अरे हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आ गया था, हटा दिया अपन ने, कोई बात नहीं फिर से कर लेते हैं। 40u 12u और 16u 68u आ गया था। अब यहां पर हमने क्या करा है, कोफिशिएंट 2 लगा दिया है। अब निकालो टोटल मास, क्लोरीन के 2 का हो जाएगा 72, हाइड्रोजन का तो ये इसका कितना हो जाएगा 2u 72u। अब ऐड करो 68 में 72, ठीक है। हाँ जी, अब ऐड कर लो। तो अब जाकर के क्या होगा, रिएक्टेंट्स का टोटल मास, एक मिनट, कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर कुछ मैंने गड़बड़ किया है क्या, 40u 12u, ओ हाँ, यहां पर बेटा 68u नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर मैंने गलती से ऑक्सीजन के केवल एक ही एटम का मास जोड़ लिया था। 60u नहीं, यहाँ पे 48u होगा, मिट ही गया। तो 40u 12u और ये 48u, हाँ, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 9 10 100u। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक रिएक्टेंट का मास कितना आ गया 100u, और कोफिशिएंट लगा करके इसका कितना मास आ गया 72u। तो 100u प्लस 72u कितना हो जाएगा 172u। देखो अब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का टोटल मास बराबर बराबर आ गया। प्रोडक्ट्स का टोटल मास कितना आ रहा था 172u, और जहां हमने यहां पर कोफिशिएंट लगा दिया 2, तो अब अपने रिएक्टेंट्स का भी कितना आ गया टोटल मास 172u। तो इक्वेशन को बैलेंस करने का फायदा ये होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बेटा, सेटिस्फाई हो जाता है। चलो ठीक है, मेरी बात किसी ने मानी है। अब ये बातों ही बातों में क्या हुआ है कि जो अपना वीडियो है वो काफी लॉन्ग हो गया है, ठीक है। मैं ये सोच रही थी कि इक्वेशन की बैलेंसिंग भी तुमको मैं आज, देखो इक्वेशन को बैलेंस करने के ना बेटा 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड और एक होता है कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड तो मैं तुम्हें आज नहीं करवाती, मैं तुम्हें हिट एंड ट्रायल मेथड ही करवाती जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो मैंने ये सोचा था कि आज एक मेथड तो हो ही जाएगा, बट वीडियो काफी लॉन्ग हो गया है, तो मेथड को जो है अपन अपने अगले लेक्चर के लिए
रखते हैं। आज हमने ये देख लिया कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसी दिखती है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड सीखेंगे, यानी कि इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते भी जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय गाइस।